नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 1 यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पेपर 1। और पेपर 1 में मैं इससे पहले आपको तीन क्लासें कंप्लीट करा चुका हूं। कौन कौन सी करा चुका हूं? यूनिट 1 की 3 क्लासें आपकी मैं पूरी करा चुका हूं। कौन कौन सी? एक तो है आपके शिक्षण का अर्थ, विशेषताएं और उद्देश्य, ये पूरा हो गया। दूसरा आपका शिक्षण का स्तर एवं शिक्षण के प्रकार, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा शिक्षण एड्स और शिक्षण सहायक सामग्री, ये भी क्लास में आपकी पूरी करा चुका हूं। तो अगर किसी बच्चे ने ये तीनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वे क्लासें भी आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, उनको देख सकते हैं। इसके बाद आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां। शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। जिन बच्चों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको पेपर 1 की 10 यूनिट कंप्लीट क्लासें कराई जाएंगी और एग्जाम से पहले ये सारी क्लासें आपको मैं पूरी करा दूंगा। इसके अलावा इतिहास की वीडियोज भी आपको जो है इसको यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इनके पेपर 2 के लिए आपका इतिहास का भी पोर्शन मैं इस पे कराऊंगा आपको। ठीक है जी, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शिक्षण के दृष्टिकोण एवं शिक्षण विधियां। शिक्षण एक गतिशील प्रक्रिया है। यह है जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव होकर सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न दृष्टिकोणों और विधियों पर आधारित है। तो कौन कौन से दृष्टिकोण और विधियों पर आधारित है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शिक्षण के दृष्टिकोण कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, शिक्षण के दृष्टिकोण वे व्यापक रणनीतियां हैं या योजना है जो यह निर्धारित करती है कि कोई विषय किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, तो शिक्षण दृष्टिकोण की अगर बात करूं, शिक्षण दृष्टिकोण वे अप्रोच या वे आपकी रणनीतियां या वे योजनाएं हैं जिसके माध्यम से यह निर्धारित होता है कि कोई विषय किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा और मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो शिक्षण दृष्टिकोण जो होगा वो आपका 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। इसको देखते हुए क्या है, इसमें क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार के दृष्टिकोण में अध्यापक केंद्र में रहेगा। मुख्य भूमिका में कौन रहेगा? अध्यापक। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप अध्यापक मुख्य भूमिका निभाता है। अध्यापक या टीचर या शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। अध्यापक मुख्य भूमिका निभाता है। अध्यापक क्या करेगा? मुख्य भूमिका निभाता है। इसमें अध्यापक जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है जी, इसमें क्या करेगा अध्यापक जो है मुख्य भूमिका निभाता है, जिसे कहा जाता है शिक्षण केंद्रित या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। 1 मिनट के लिए आपको जो है इसमें बाधा उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण किसे कहा जाता है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण उसे कहा जाएगा जिसमें मुख्य भूमिका में आपके अध्यापक होंगे। ठीक है जी, इसमें आपका क्या होता है, केवल टीचर ही मुख्य भूमिका में होते हैं। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में अध्यापक मुख्य भूमिका में अध्यापक मुख्य भूमिका को निभाएगा, या कुल मिलाकर इस दृष्टिकोण में अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता है और छात्र केवल अध्यापक की बातों को सुनते हैं। तो जिस दृष्टिकोण में अध्यापक पर आधारित या अध्यापक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जाएगी या शिक्षण किया जाएगा, तो उसको कहा जाएगा क्या? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ऐसा दृष्टिकोण जिसमें अध्यापक केंद्र में होता है और बच्चे केवल श्रोता के रूप में अपना कार्य या अपनी भूमिका निभाते हैं, जिनके सुनने का काम करते हैं। तो उस प्रकार के आपके दृष्टिकोण को कहा जाएगा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। ठीक है, इसमें छात्र केवल सुनने का कार्य करते हैं। शिक्षक छात्रों को जानकारी देता है और जो है निर्देश देता है। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं? छात्र केवल उन निर्देशों का अनुसरण करते हैं या अध्यापक की बात को सुनते हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार की प्रणाली को अगर मैं बात को बताऊं आपको, तो इस प्रकार की प्रणाली को कहां पे रखा जाएगा? पारंपरिक प्रणाली। इस प्रकार की प्रणाली को पारंपरिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की प्रणाली को पारंपरिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या होगी भाई? ठीक है, विशेषता की बात करते हैं तो इसकी विशेषता क्या होगी, विशेषता को देखते हैं जी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होगी, एक मिनट पीछे लेके देता हूं। इसकी विशेषता क्या होती है? ठीक है, तो इसमें एक तो आपका शिक्षक जो है कक्षा में शिक्षक यानी कि अध्यापक का नियंत्रण होगा।
अध्यापक का नियंत्रण होगा। एक तो इसमें आपका क्या होगा, अध्यापक का नियंत्रण होगा। दूसरा जो है कक्षा में अनुशासन बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा, अनुशासन बना रहेगा। मेरे साथ साथ आप लोग भी अपने नोट्स बना सकते हैं भाई, ठीक है। तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में मैंने आपको बताया कि शिक्षा केंद्र में होगा, जो सॉरी शिक्षक जो है वो केंद्र में होगा, और सबसे ज्यादा मुख्य भूमिका जो निभाई जाएगी वो अध्यापक के द्वारा ही निभाई जाएगी। बच्चे केवल अध्यापक की बात को सुनेंगे और उसके निर्देशों का अनुसरण करेंगे या पालन करेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली जो होती है उसको पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। पारंपरिक मतलब जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसमें केवल अध्यापक ही सर्वे सर्वा होता था। विशेषता की अगर बात करें तो कक्षा में शिक्षक का नियंत्रण होगा, अनुशासन बना रहेगा, इसके अलावा समय की भी बचत होती है। इसमें क्या होता है, समय की बचत होगी, क्योंकि जो है टीचर अपने हिसाब से पढ़ाकर चला जाएगा, तो समय की बचत होगी। इस प्रकार के अप्रोच में या इस प्रकार के दृष्टिकोण में समय की भी बचत होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। उम्मीद है कि ये वाला दृष्टिकोण आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें केवल आपका जो है सेंटर में आपका अध्यापक ही होता है। दूसरा रहेगा छात्र पर आधारित, ठीक है। तो दूसरा जो आपका अप्रोच होगा वो होगा छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की अगर बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाएगा, इसमें छात्र, छात्र के द्वारा मुख्य भूमिका निभाई जाएगी। तो इसमें लिख सकते हो आप छात्र मुख्य, छात्र मुख्य भूमिका, छात्र मुख्य भूमिका में होगा, छात्र मुख्य भूमिका में होगा, यानी कि छात्र जो है वो मुख्य भूमिका में होगा इसमें, ठीक है भाई। चलिए जी, तो इसमें क्या है कि छात्र मुख्य भूमिका में होगा, छात्र ही सर्वे सर्वा होगा, ठीक है। और शिक्षक क्या करेगा, ठीक है, शिक्षक केवल, शिक्षक केवल मार्गदर्शन देगा, बच्चों को केवल मार्गदर्शन, मार्गदर्शन या मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। अध्यापक जो होगा वो केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। मुख्य भूमिका में कौन होगा, इसमें मुख्य भूमिका में होंगे आपके छात्र, ठीक है जी। इस प्रकार के शिक्षण में या इस प्रकार के दृष्टिकोण में जो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होगा, इसमें बच्चे जो हैं मुख्य केंद्र में होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो अध्यापक होगा वो केवल बच्चों को मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा, यानी कि बच्चों को अगर किसी काम में कोई समस्या आती है तो उसके बारे में बताएगा। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के शिक्षण में या इस प्रकार के दृष्टिकोण में छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है जी। इस प्रकार की प्रक्रिया में या इस प्रक्रिया में या इस दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण में, इस दृष्टिकोण में छात्रों को सक्रिय रूप से, छात्रों को एक्टिव होकर सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाता है, भागीदार बनाया जाएगा, भागीदार बनाया जाएगा, यानी कि बच्चे जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। विशेषता क्या हो सकती है भाई इसकी, विशेषता की बात देख लो जा, विशेषता की मैं अगर बात करूं, विशेषता इसमें, ठीक है, इसमें एक तो बच्चे जो है, बच्चे अधिक संख्या में होंगे, बच्चे अधिक मात्रा में अपना योगदान देंगे, अपना योगदान देंगे, बच्चे अधिक मात्रा में अपना योगदान देंगे, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। दूसरा क्या होगा, बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है जी। सोचने व समझने, सोचने व समझने की क्षमता, सोचने व समझने की क्षमता का विकास होगा, सोचने व समझने की क्षमता का भी इससे विकास होगा। और बच्चों का जो है आत्मविश्वास में भी वृद्धि आएगी। और क्या कह सकते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। ठीक है जी। तो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण में मुख्य भूमिका में आपका छात्र होगा, यानी कि बच्चा जो है सर्वे सर्वा होगा। अध्यापक केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। दूसरा, इस दृष्टिकोण में छात्रों को सक्रिय रूप से भागीदार बनाने का मौका या बनने का मौका मिलता है। विशेषता की बात करें तो बच्चे अधिक मात्रा में अपना योगदान इसमें देंगे, भागीदारी बच्चों की ज्यादा बढ़ेगी, सोचने समझने की क्षमता में विकास होगा और आत्मविश्वास में भी बच्चों की बढ़ोतरी आएगी। इसके बाद नंबर 3 पर देखते हैं भाई व्यवहारिक दृष्टिकोण। व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, व्यवहारिक दृष्टिकोण जो होगा इसमें आपका जो है छात्रों को स्वयं गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है जी। उसमें तो आपका बच्चा खुद भाग लेगा नंबर 2 पर। इसमें क्या होगा, अध्यापक जो है बच्चों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसमें लिख सकते हैं आप, छात्रों को स्वयं की गतिविधियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें छात्रों को स्वयं यानी कि अपने आप स्वयं की गतिविधियों से सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें क्या होता है, छात्रों को स्वयं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है जी। प्रयोगशाला शिक्षण के या प्रयोगात्मक शिक्षण के अंतर्गत इसको रखा जाता है। इसमें आपका जो है बच्चों को नई नई चीजों के बारे में, प्रयोग करने के बारे में बच्चों की रुचि को बढ़ाया जाता है। ठीक है। विशेषता क्या रहेगी इसमें, अगर विशेषता की मैं बात करूं, विशेषता इसकी क्या होगी, तो विशेषता की अगर मैं बात करूं, विशेषता क्या होगी, तो बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। जब बच्चे किसी काम को करेंगे तो मन लगाकर पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। बच्चों में रुचि उत्पन्न होगी। तो बच्चों में ऐसा करने से या जब स्वयं बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो उनकी भागीदारी बढ़ेगी और बच्चे जो हैं आपके रुचि लेकर किसी काम को करेंगे। दूसरा क्या कह सकते हैं, व्यावहारिक ज्ञान में सुधार आएगा बच्चों के। व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी। व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि होगी, बच्चों के व्यावहारिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा और क्या इसमें शामिल किया जा सकता है भाई, और क्या विशेषता हो सकती है इसकी, तो और विशेषता होगी बच्चे जो है सामूहिक रूप से कार्य करेंगे और टीम वर्क को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि समूह कार्य तथा टीम वर्क को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है भाई। तो व्यावहारिक दृष्टिकोण में क्या होता है, इसमें बच्चे स्वयं की गतिविधियों के यानी कि खुद के माध्यम से अपने आप ही खुद किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, छात्रों की रुचि बढ़ती है, व्यावहारिक ज्ञान जो बच्चों का होता है उसमें विकास होता है, सुधार होता है और बच्चे सामूहिक कार्य या समूह रूप से कार्य करते हैं। तो ऐसा करने से टीम वर्क में भी बढ़ावा मिलता है या टीम वर्क को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है जी। तो इसके बाद तीसरा भी आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण हो चुका है। इसके बाद नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताऊं तो मिश्रित दृष्टिकोण जो होता है वो आपका मिला जुला होता है। प्राचीन और जो फिलहाल वर्तमान में जो आधुनिक या टूल्स वगैरह उपकरण वगैरह है, तकनीक है, उन सबको मिलाने से जिस प्रकार का अप्रोच या दृष्टिकोण स्टार्ट होता है या प्रारंभ होता है या उत्पन्न होता है, उसी को मिश्रित दृष्टिकोण कहा जाता है। इसमें क्या होगा, पारंपरिक और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। इसमें लिख सकते हैं आप आधुनिक व पारंपरिक, यानी प्राचीन काल की पारंपरिक तकनीकों के मिश्रण से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाता है या सिखाने का कार्य किया जाता है। बच्चों को सिखाने का कार्य किया जाएगा तो उसी को कहा जाएगा मिश्रित दृष्टिकोण। आधुनिक व पारंपरिक दोनों प्रकार की तकनीकों के मिश्रण से
किसी शिक्षण को जब प्रदान किया जाता है या किसी जो है बच्चों को कक्षा में शिक्षण प्रदान किया जाता है, उसी को आपका क्या कहा जाएगा, मिश्रित दृष्टिकोण कहा जाएगा। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करके छात्रों को सीखने की शैली के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अध्यापक जो है, अध्यापक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करके, ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं, अध्यापक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है। इसमें अध्यापक विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है ताकि छात्रों की सीखने की शैली को पूरा किया जा सके। ठीक है, ताकि छात्रों की सीखने की शैली, ताकि छात्रों की सीखने की शैली को पूरा किया जा सके, यानी कि बच्चों को शिक्षण जो है आसान तरीके से प्रदान किया जा सके। इसमें अध्यापक क्या करता है, पारंपरिक यानी कि प्राचीन काल की और आधुनिक जो वर्तमान की तकनीक है उन दोनों का इसमें उपयोग करता है। ठीक है जी, इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं आपका अध्यापक जो है डिजिटल और आपके नोट्स दोनों का प्रयोग करके जब किसी कक्षा में पढ़ाने का प्रयास करता है तो उसको कहा जाएगा क्या, मिश्रित दृष्टिकोण, उसी को कहा जाता है। इसमें डिजिटल जो है विशेषता क्या हो सकती है भाई, इसकी विशेषता में लिख सकते हैं डिजिटल संसाधनों का उपयोग, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, जैसे स्मार्ट बोर्ड। अभी फिलहाल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्मार्ट बोर्ड, तो इसको स्मार्ट बोर्ड कहा जाएगा, स्मार्ट बोर्ड, कोमा इंटरनेट, गूगल आदि के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ आपका जो है बच्चों को नोट्स से भी पढ़ाया जाए। बच्चों को नोट्स, कोमा किताबें आदि के माध्यम से भी सिखाने का प्रयास किया जाए, तो उसी को आपका कहा जाएगा क्या, मिश्रित दृष्टिकोण, जिसमें आपका आज के टाइम में अगर कह सकते हैं आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासें आ सकती हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ऑनलाइन जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन जैसे कि आप सेंटर पे आकर पढ़ो। ठीक है, ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लास को भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा क्या, मिश्रित दृष्टिकोण। उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या रहेगी, कोई दिक्कत रहेगी आपको यहाँ तक समझने में, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो 4 प्रकार के दृष्टिकोण थे शिक्षण के। ठीक है, शिक्षण के 4 प्रकार के दृष्टिकोण थे। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले फैक्टर पर चलेंगे, शिक्षण विधियां। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। शिक्षण विधियां क्या होती हैं, शिक्षण विधियां कौन कौन सी होंगी, तो मुख्य रूप से आपकी जो है 6 प्रकार की शिक्षण विधियों का आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 6 प्रकार की विधियां हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। 6 प्रकार की विधियां मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, जिनसे अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहली विधि जो है उसको कहा जाता है लेक्चर मेथड, यानी कि व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि क्या होती है, इसमें शिक्षक जो है बच्चों को मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है। ठीक है जी, इसमें क्या होगा, शिक्षक, आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्लीज जो है आप लोग नोट्स बनाते रहें, उससे आपको याद करने में, समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और एग्जाम के समय, ठीक है, एग्जाम के समय आप उन नोट्स का बहुत तेजी से 2-4 दिन में ही रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मेरी यही सलाह है आप लोगों से कि आप लोग जो है मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाएं। वैसे मैं जो है आपका ये टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें क्या होगा, शिक्षक बच्चों को, छात्रों को मौखिक रूप से, मौखिक मतलब कि बोलकर, ठीक है, मौखिक यानी कि बोलकर मौखिक रूप से शिक्षण प्रदान करता है, यानी कि शिक्षा प्रदान करता है। व्याख्यान विधि में अध्यापक बच्चों को मौखिक रूप से जानकारी प्रदान करता है।
बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, छात्र जो है सुनते हैं इसमें, ठीक है, छात्र केवल सुनने का कार्य करेंगे, छात्र केवल सुनते हैं, क्या करते हैं जी, छात्र इसमें केवल सुनते हैं, छात्र इसमें केवल सुनते हैं। तो व्याख्यान विधि जो है ये प्राचीन काल की विधि है और इसमें केवल छात्र सुनने का कार्य करते हैं। अध्यापक जो है इसमें मौखिक रूप से बोलकर यानी कि लेक्चर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से बच्चों को कक्षा में आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है और बच्चे उसका जो है अनुसरण करते हैं, उसको सुनते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो यह है कि जो है शिक्षक केंद्रित विधि है एक प्रकार की, जैसे मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई थी आपकी, शिक्षक केंद्रित विधि भी इसको कहा जा सकता है, व्याख्यान विधि को शिक्षक केंद्रित विधि भी इसको कहा जाता है। और पारंपरिक शिक्षा प्रणाली जो थी हमारी प्राचीन काल की, उसमें सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता था। अब आप कहोगे जी सर इसके लाभ क्या हैं, इसके लाभ क्या हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसके लाभ की अगर मैं बात करूं, इसके लाभ की मैं अगर बात करूं तो एक तो इसमें समय की बचत होती है, ठीक है, इसमें बहुत कम समय लगता है और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कम समय में अधिक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, अधिक छात्रों को पढ़ाया जाता है, कम समय में अधिक छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, यानी कि एक अध्यापक जो है कक्षा में आकर 20, 30, 50, 100, 500, 400 बच्चों को भी एक साथ पढ़ा सकता है। दूसरा, इसमें जानकारी व्यवस्थित रूप से दी जाती है, ठीक है जी, जानकारी व्यवस्थित जानकारी व्यवस्थित रूप से दी जाती है, बच्चे को इसमें जानकारी जो है वो व्यवस्थित रूप से दी जाएगी, ठीक है जी। तो ये इसके लाभ हो गए। अब हानि भी हो सकती है कुछ ना कुछ, ठीक है, हानि क्या होगी इसमें, सीमाएं क्या क्या है इसकी, ठीक है, हानि क्या होगी भाई ऐसी शिक्षण पद्धति से, व्याख्यान विधि की हानि क्या हो सकती है, इसमें जो है ना बच्चे सक्रिय नहीं रहते, ठीक है, इनके बच्चे जो है भाग नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है अध्यापक बोलता है, समझाता है और चला जाता है, बच्चे बैठे बैठे इसमें आपका क्या होते हैं, तो आपका परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं छात्र सक्रिय नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, क्योंकि इसमें केवल अध्यापक बोलता है और बच्चों को केवल सुनने का कार्य है, तो बच्चे सुनते सुनते बोर हो जाते हैं। दूसरा क्या होगा, रुचि और सहभागिता की कमी देखने को मिलेगी, रुचि और सहभागिता की कमी देखने को मिलेगी, रुचि व सहभागिता सहभागिता की कमी आपको देखने को इसमें मिलेगी, यानी कि बच्चे जो है एक्टिव रूप से जब भाग नहीं लेंगे तो उनका मन कक्षा में नहीं लगेगा, कुल मिलाकर इसको ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है जी। इसके बाद तो उम्मीद है कि व्याख्यान विधि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसमें अध्यापक मौखिक बोलकर बच्चों को समझाने का, सुनाने का प्रयास करता है और बच्चे केवल उस बात को सुनते हैं, ठीक है जी, तो उसको कहा जाएगा व्याख्यान विधि। चलिए जी, इसके बाद नंबर 2 पर संवादात्मक शिक्षण विधि। संवादात्मक शिक्षण विधि क्या है, डिस्कशन मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। डिस्कशन मेथड जो है इसका मतलब है कि अध्यापक और छात्र, ठीक है, अध्यापक और छात्र यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों इसमें आपस में चर्चा करते हैं, ठीक है जी। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, शिक्षक व छात्र सामूहिक रूप से, यानी कि एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से विषय पर चर्चा करते हैं, विषय पर चर्चा करेंगे, उसी को कहा जाएगा संवादात्मक शिक्षण विधि। एग्जाम में आ जाए तो बोलना भाई, एग्जाम में आ जाए तो लिखना है कि शिक्षक और छात्र जहां पर एक साथ चर्चा करते हैं उस प्रकार की विधि को क्या कहा जाएगा, जहां पर शिक्षक और छात्र जो है दोनों एक दूसरे के साथ जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं या वाद विवाद पर बात करते हैं या आपस में चर्चा करते हैं, तो उसको कौन सी विधि कहा जाएगा, तो उस विधि को कहा जाएगा भाई क्या, संवादात्मक शिक्षण विधि, डिस्कशन मेथड उसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चे को सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, ठीक है। अब इसके लाभ क्या होंगे, लाभ के बारे में मैं आपको बता दूं तो इसके लाभ क्या होंगे, इसके लाभ होते हैं बच्चों की सहभागिता बढ़ती है, जब कोई बच्चे अध्यापक आपस में बात करके किसी विषय पर चर्चा करते हैं तो बच्चों की रुचि बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, छात्रों की सहभागिता बढ़ेगी, यानी कि बच्चे जो है ऐसी कक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, ठीक है जी, सोचने व समझने
की क्षमता क्षमता बढ़ेगी या विकसित होगी। ठीक है जी, तो ये इसके लाभ कह सकते हैं भाई। अब हानि क्या होगी? हानि एक तो सबसे बड़ी यही होगी, जब आपस में डिस्कशन करेंगे तो एक विषय को ही बहुत लंबे समय उसमें आपका लग जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर समय अधिक खर्च होगा, तो ये हानि है भाई। समय अधिक खर्च होगा, समय अधिक खर्च होगा, क्योंकि जब आपस में अध्यापक व बच्चे किसी विषय पर बात करेंगे तो वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा, तो उसमें क्या होगा कि इसमें आपका क्या है कि समय ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो समय की तो इसमें आपकी वृद्धि होगी ही होगी। दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं, सभी बच्चों को इसमें मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब क्वेश्चन आप अध्यापक के साथ क्वेश्चन आंसर करोगे, डिस्कशन करोगे, तो सारे बच्चे तो एक साथ नहीं कर सकते। 1 2 4 या 10 12 बच्चे ही आपके जो है अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या उत्तर दे सकते हैं, तो इसमें कहा जाएगा सभी छात्र भाग नहीं ले सकते। ये भी हानि है भाई। ठीक है, सभी छात्र भाग नहीं ले सकते, भाग नहीं ले सकते, क्योंकि अध्यापक जो है एक अध्यापक कितने बच्चों के साथ बात कर सकता है? ठीक है, 5 4 7 8 के साथ में। ठीक है, उदाहरण एग्जांपल अगर मैं कहूं, इसके अंतर्गत आ जाएगा राजनीति विज्ञान में लोकतंत्र पर चर्चा, यानी कि राजनीति के किसी भी विषय पर अगर चर्चा करनी हो तो बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और अध्यापक जो है, अध्यापक और बच्चों के बीच में डिस्कशन होता है, तो उसको कहा जाएगा आपका क्या, आपका संवैधात्मक शिक्षण विधि या डिस्कशन विधि, या किसी भी विषय पर आप डिस्कशन करोगे या वाद विवाद करोगे या चर्चा करोगे तो उसी को कहा जाएगा डिस्कशन मेथड या संवैधात्मक शिक्षण विधि। हिंदी में भी आपको याद करना भाई ये संवादात्मक शिक्षण विधि। ठीक है, और एग्जाम में अगर आपकी समझ में ना आए कि ये क्या है संवैधात्मक शिक्षण विधि, तो एक बार जो है आपको जो है इंग्लिश वाले ऑप्शन पे लगा के भी देख लेना है कि डिस्कशन, डिस्कशन मतलब बातचीत, आपस में अध्यापक व छात्रों के बीच में जो बातचीत होगी उसी को संवैधात्मक शिक्षण विधि कहा जाएगा। लाभ क्या है भाई, इसमें बच्चों की सहभागिता बढ़ती है। ठीक है जी, इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन हानि यह है कि इसमें समय ज्यादा लगता है और सभी बच्चे को इसमें मौका नहीं मिलता क्वेश्चन पूछने का। ठीक है जी, क्वेश्चन पूछने का सभी बच्चों को इसमें मौका प्राप्त नहीं हो पाता। चलिए जी आगे देखते हैं परियोजना विधि। परियोजना विधि, ठीक है, ये क्या है भाई, नंबर 3 पर। ठीक है, इसमें छात्रों की समस्या या टॉपिक पर खुद काम करके सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें लिखो भाई, इसमें छात्र मेरे साथ साथ आप लोग भी नोट्स बनाते रहें, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इससे आपकी तैयारी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें लिखना है आपको। ठीक है, इसमें छात्र किसी समस्या पर, किसी समस्या या इसमें छात्र किसी समस्या या टॉपिक पर खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं भाई। खुद करके सीखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, कलर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई? चेंज कर लूं? चलो जी चेंज कर लेते हैं भाई, नीला ले लेते हैं। चलो, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें छात्र जो है किसी समस्या या टॉपिक पर खुद काम करके सीखने का प्रयास करते हैं, उसी को कहा जाता है परियोजना विधि। उसी को कहा जाएगा क्या, परियोजना विधि। अब इसके लाभ क्या होंगे, लाभ भी देख लो भाई। ठीक है, यानी कि इसमें है परियोजना विधि में जब किसी कार्य को खुद करके सीखने का प्रयास करता है बच्चा, या उसे हल करने, उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, तो उसको परियोजना विधि कहते हैं। इसमें क्या होगा, छात्रों की रचनात्मकता बढ़ेगी, यानी कि छात्रों के अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक है, छात्रों की जिज्ञासा या रचनात्मकता, पॉजिटिव, ये वाला ये जो ना, ये शब्द जो है पॉजिटिव शब्द है भाई, बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है, रचनात्मकता में वृद्धि होगी, रचनात्मकता में वृद्धि होगी। एक तो ये लाभ होगा। दूसरा क्या कह सकते हैं, समूह कार्य या समस्या का समाधान कौशल विकसित होगा, यानी कि बच्चे की, इसमें लिख सकते हैं छात्र में कौशल बढ़ेगा, बच्चे में या छात्र में कौशल विकास में वृद्धि होगी, उसका कौशल विकास बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा और क्या कह सकते हैं इसमें भाई, ठीक है, परियोजना विधि जो है, मेथड विधि जो है, ठीक है, प्रोजेक्टेड
प्रोजेक्ट मेथड विधि जो है इसमें भाई, ठीक है, बच्चे जो हैं एक से ज्यादा भी काम कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं आप क्या, इसमें लिख सकते हैं कार्य या सामूहिक कार्य, सामूहिक कार्य में वृद्धि होगी, सामूहिक, सामूहिक कार्य में वृद्धि, सामूहिक कार्य में वृद्धि होगी। ठीक है जी। इसके बाद हानि भी हो सकती है भाई इसकी, तो हानि क्या होगी, हानि के बारे में देख लो जी। हानि क्या होगी, ठीक है, परियोजना विधि में हानि क्या हो सकती है, ठीक है, इसमें संसाधनों की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, दूसरा समय भी ज्यादा लग सकता है, ठीक है। तो इसमें लिख लिया आप, ठीक है, संसाधन, संसाधन व समय, समय अधिक लगेगा, अधिक लगेगा, यानी कि समय भी ज्यादा लगेगा और संसाधनों की भी आवश्यकता ज्यादा होगी, ठीक है, जब किसी चीज पर प्रयोग करोगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा ये भी कह सकते हैं भाई, ये जो आपकी परियोजना है, परियोजना विधि जो है, ये सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए उपयुक्त, उपयुक्त नहीं होगी, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका जो है केवल आपका इस प्रकार की विधि का जो प्रयोग किया जाएगा, परियोजना विधि का, वो विज्ञान और मैथ के लिए ही सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, जबकि आपका इतिहास वगैरह में या राजनीति विज्ञान में इसका ज्यादा उपयोग नहीं किया जा सकता, उनके लिए कोई ज्यादा ये उपयोगी नहीं है। ठीक है जी। तो तीसरी आपकी कंप्लीट हुई। चलिए जी नंबर 4 पर देखते हैं कौन सी है भाई। नंबर 4 पर है आपकी प्रयोगात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। इसके बारे में देखते हैं भाई, ये क्या है, इसमें क्या है, शिक्षक किसी प्रयोग या प्रक्रिया को करके दिखाता है, यानी कि पहले क्या है कि अध्यापक बच्चों को करके दिखाएगा, उसके बाद बच्चे उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी। तो इस जो है ये विधि जो है विशेष रूप से विज्ञान और गणित में उपयोग की जाती है। ठीक है। चलिए जी इसमें क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं शिक्षक, शिक्षक छात्रों को, छात्रों को किसी विषय, किसी विषय या कार्य को, किसी विषय, किसी विषय या कार्य को करके, करके दिखाता है, करके दिखाता है। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, जो है अध्यापक बच्चों को किसी भी कार्य को करके दिखाता है और उसके बाद बच्चे उसे करने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। प्रयोग की अगर मैं बात करूं इसमें, तो सबसे ज्यादा जो इसका प्रयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा कहीं में विज्ञान, विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है, विज्ञान व गणित, गणित के जो सवाल निकाल के दिखाएगा टीचर, तो विज्ञान व गणित में, विज्ञान व गणित में, गणित में इसका, इसका उपयोग, इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अब लाभ की अगर मैं बात करूं, लाभ क्या होगा, अब भाई जब अध्यापक बच्चों को करके दिखाएगा, ठीक है, तो इसके लाभ क्या होंगे, इसमें छात्रों की समझ में बढ़ोतरी होगी, यानी कि छात्रों की समझ जो है वो बेहतर होती है। दूसरा, बच्चे रुचि और ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है जी। लिख सकते हैं इसमें छात्र, छात्र रुचि, रुचि व ध्यान, ध्यान केंद्रित, ध्यान केंद्रित करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि समझकर उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा, छात्रों की समझ भी बढ़ती है, ये भी कह सकते हैं भाई। ठीक है। इसमें कह सकते हैं छात्रों, छात्रों की समझ, समझ व कौशल विकास में वृद्धि होगी, कौशल विकास, कौशल विकास में, कौशल विकास में वृद्धि होगी, कौशल विकास में वृद्धि होगी। तो ये इसके लाभ हो सकते हैं। अब हानि क्या होगी, हानि भी हो सकती है भाई, हर चीज के लाभ और हानि होती है। एक तो समय ज्यादा लगेगा, दूसरा प्रयोगशाला या उपकरणों की भी ज्यादा आवश्यकता होगी, ये इसकी हानि है जी, महंगी पड़ेगी। ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं प्रयोगशाला, प्रयोगशाला व उपकरण, उपकरणों की आवश्यकता, की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा क्या कह सकते हैं भाई, समय अधिक लगेगा, समय अधिक लगेगा, समय अधिक खर्च होगा, समय अधिक खर्च होगा,
इसके अलावा और क्या कह सकते हैं भाई, ठीक है जी, धन की ज़्यादा आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी क्योंकि पैसा लगेगा भैया प्रयोगशाला बनाने में, ठीक है जी, नए नए उपकरण खरीदने में। तो ये रहेगा आपका कौन सा, इसको कहा जाता है जी आपका कौन सी विधि, तो प्रयोगात्मक विधि। नंबर 4 पर चलते हैं, नंबर 5 पर देखते हैं खोज परक विधि। यानी कि बच्चे जो हैं स्वयं किसी कार्य को या किसी समस्या का हल खोजते हैं। जब बच्चा स्वयं अपनी जिज्ञासा से, अपनी मेहनत लगन से किसी भी समस्या का हल निकालता है या कोई नए नए शोध करता है, नई नई चीजों की खोज करता है, रिसर्च करता है, उसी को कहा जाएगा खोज परक विधि। ये सबसे ज्यादा वर्तमान आधुनिक काल में वर्तमान या आधुनिक काल में इस विधि को सबसे ज्यादा उपयोगी माना या लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है जी। इसमें क्या करता है, इसमें लिख सकते हैं आप छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, करने का प्रयास करेगा। ठीक है जी। दूसरा क्या होगा, नई खोजें करेगा, नई खोज करेगा। ठीक है जी। जिस प्रकार की विधि में छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा और नई नई चीजों की खोज करेगा, तो उसी को कहा जाएगा खोज परक विधि। ठीक है जी। वर्तमान में लिख सकते हैं भाई, ठीक है, वर्तमान में यह विधि सबसे अधिक लोकप्रिय है। सबसे अधिक क्या है जी, लोकप्रिय है। सबसे अधिक लोकप्रिय खोज परक विधि को ही माना जाता है। तो खोज परक विधि जो है वर्तमान समय में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अब लाभ क्या होगा इसका भाई, ठीक है जी, जब इतनी ज्यादा लोकप्रिय है तो लाभ भी होगा। अब लाभ क्या होगा, लाभ देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो है पढ़ाता जा रहा हूं, आप लोग सुनते जा रहे हैं, ठीक है भाई। कमेंट करके बता भी देना कि आप लोगों की समझ में भी आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा, कहीं पे कोई समस्या आ रही है तो प्लीज मुझे बता दे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं और आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास इसमें करूंगा, ठीक है जी। बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक आपका शिक्षण, ठीक है। शिक्षण अभिवृद्धि वाला चैप्टर चल रहा है, यूनिट 1 है, ठीक है जी। और यूनिट 1 की ये चौथी क्लास चल रही है, इससे पहले भी 3 क्लास पूरी करा चुका हूं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखी है तो उनको भी देख लें, उनमें कोई समस्या है तो बता दें, दोबारा से मैं जो आपका एक डाउट क्लास ले लूंगा, उसमें सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा या बता दूंगा आपको, ठीक है जी। इसके लाभ क्या होंगे भाई, तो इसमें क्या होगा कि बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी, ठीक है, और अनुसंधान कौशल विकसित होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी, जिज्ञासा बढ़ेगी तथा अनुसंधान कौशल यानी कि खोज, अनुसंधान का मतलब है खोज, अनुसंधान कौशल या खोज कौशल विकसित होगा। ठीक है जी, विकसित होगा। आगे बात समझ में। तो एक तो ये लाभ रहेगा, दूसरा क्या होगा, छात्रों की आत्मनिर्भरता में भी विकास होगा, ठीक है। आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी, यानी कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब किसी कार्य को वे खोज के माध्यम से या किसी समस्या का समाधान करेंगे तो उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। अब इसके हानि क्या है, हर चीज की हानि भी होती है, ठीक है। अब हानि देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो लाभ देखे तो अब हानि भी देख लो जी। खोज परख विधि की हानि क्या हो सकती है भाई, ठीक है। खोज परख विधि की हानि क्या होगी, तो भाई छात्रों के लिए ये कठिन भी हो सकता है, आसान नहीं है खोज करना किसी भी चीज का, ठीक है। तो कह सकते हैं कि छात्रों के लिए कठिन हो सकता है और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, ठीक है जी। इसमें लिख सकते हैं आप छात्रों के लिए कठिन, अबे भाई रुक जा, छात्रों के लिए कठिन हो सकती है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी भाई। मार्गदर्शन यानी कि कोई बताने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शन
की आवश्यकता होगी, आवश्यकता, मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यानी कि कोई ना कोई आपको जो है टीचर की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपका जो है कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपको इसके बारे में बताए, आपको सलाह दे, एडवाइस करे, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे उम्मीद है कि खोज परख विधि आपकी समझ में आ गई होगी, सबसे ज्यादा प्रिय है। इसमें छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान करते हैं या नई नई चीजों का खोज करते हैं, नई नई रिसर्च करते हैं, ठीक है जी। वर्तमान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी, अनुसंधान में बढ़ोतरी होगी या अनुसंधान कौशल विकास ज्यादा बढ़ेगा बच्चे का। दूसरा क्या होगा जी, आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। हानि क्या हो सकती है, छात्रों के लिए कठिन हो सकता है। और दूसरा, मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई होना चाहिए आपको बताने वाला। इसके बाद आज की जो लास्ट मेथड विधि है, ठीक है, लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो तुम्हारा वो है आपका गेम आधारित शिक्षण विधि, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपका पूरा होने वाला है या क्लास पूरी होने वाली है। तो इसको क्या है, क्या है, इसमें क्या होता है, खेलों के माध्यम से, गेम आधारित जो है खेलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है जी। लिख लो भाई, खेलों के माध्यम से, खेलों के माध्यम, खेलों के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा दी जाती है, दी जाती है। खेलों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्र, ठीक है, इसमें क्या होगा, छात्र जो हैं सीखते हुए आनंदित होते हैं, कि बच्चों को आनंद आता है, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें इसमें छात्रों को आनंद आता है, आनंद आता है। अरे भैया, इसमें छात्रों को आनंद आता है। इस प्रकार की विधि में बच्चों को काफी आनंद आता है। खेलने में तो बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं बच्चे भाई, ठीक है। तो इसमें बच्चों को क्या होगा, आनंद आएगा, ठीक है जी। तो खेल के माध्यम से इस प्रकार की शिक्षण को दिया जाता है। अध्यापक क्या करता है, बच्चों को खिलाता है और खिलाई के जो खेलने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है, ठीक है। चलिए जी, अब लाभ देख लेते हैं भाई, ठीक है। इसके लाभ क्या होंगे, लाभ क्या होंगे, ठीक है। एक तो बच्चों का मानसिक संतुलन और शारीरिक विकास होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो बच्चों का जो है ना शारीरिक व मानसिक विकास होगा। तो लिख सकते हैं शारीरिक, शारीरिक व मानसिक, शारीरिक व मानसिक विकास। तो बच्चों का क्या है, शारीरिक व मानसिक विकास होगा, ठीक है। विकास लिखा भाई, विकास, आजा भाई, विकास। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होगा इससे। और क्या हो सकता है जी, ठीक है, खेल विधि से, ठीक है। तो खेल आधारित शिक्षण विधि से और क्या होगा, ठीक है, बच्चों के अंदर जो ना रुचि बढ़ेगी, रोचकता बढ़ेगी, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं रोचकता, रोचकता तथा तथा मेलजोल, मेलजोल, मेलजोल बढ़ेगा, मेलजोल बढ़ेगा। जब साथ मिलकर खेलेंगे तो आपस में दोस्ती होगी, ठीक है, मित्रता बढ़ेगी, ठीक है, रोचकता बढ़ेगी, ठीक है, ये होगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा बच्चों का सामाजिक, सामाजिक कौशल विकास भी होगा, सामाजिक कौशल विकास, सामाजिक कौशल विकास होगा भाई, सामाजिक कौशल विकास होगा जी बच्चों का। अब जब इतने लाभ हैं इसके, तो कुछ हानियां भी होंगी, ठीक है जी, कुछ हानियां भी हो सकती हैं भाई। हानि कौन कौन सी होगी, एक तो आपका खेल आधारित शिक्षण विधि जो है ये सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, एक तो यही हानि है। दूसरा, संसाधनों की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, पैसा ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसमें भाई, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, सभी विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं है। और क्या होगा जी, और क्या होगा, और होगा भैया संसाधनों की आवश्यकता ज़्यादा होगी, संसाधन, संसाधनों, संसाधनों की अधिक जरूरत पड़ेगी, संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी, संसाधनों की अधिक आवश्यकता होगी। तो ये इसकी हानि होगी भाई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम आपका जो आपकी शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां जो है, ठीक, शिक्षण के दृष्टिकोण और शिक्षण की विधियां हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया है, ठीक है। शिक्षण के दृष्टिकोण बताए मैंने पहले आपको, उसके बाद शिक्षण की विधियां बताई, शिक्षण के दृष्टिकोण, 4 दृष्टिकोण बताए हैं, चारों के बारे में समझाया है, एग्जाम्पल दिए हैं, उनकी विशेषता बताई है।
और इसके बाद जो अभी हमने पढ़ा है वो पढ़ा है आपका शिक्षण की विधियां। तो शिक्षण की 6 प्रकार की विधियां बहुत ज्यादा प्रचलित है, एग्जाम में यहीं से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको मैंने आपको डिटेल से बताया है, इनके लाभ और हानियां क्या क्या होंगी उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो ठीक है, और मुझको उम्मीद है कि आप लोगों की ये चीजें समझ में आई होगी। यदि आपकी कोई भी टॉपिक या किसी प्रकार के कोई शब्द, ठीक है, वैसे तो मैं एक एक शब्द के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसकी परिभाषा लिखवा रहा हूँ। आप लोग जो है मेरे साथ साथ ही नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और वैसे भी मैं जो है आप लोगों को ये पीडीएफ जो है क्लास का, ठीक है, क्लास नोट्स जो है आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है जी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे करूंगा समाप्त। और यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। और अगर कोई समस्या है किसी भी प्रकार की आपके मन में तो प्लीज आप लोग जो है मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपको अगर कमेंट बॉक्स में नहीं करना है तो आप इस नंबर पर भी जो है आपका व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या को बता सकते हैं। 7669034302, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप लोग बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपका जो है यूट्यूब के माध्यम से ही आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन होता है कमेंट बॉक्स का, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग मुझे अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं। जैसे आप मान लो वीडियो देख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, तो वीडियो देखते देखते अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो वहीं के वहीं आप लोग जो है कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ के अगले दिन जो है उस समस्या का समाधान आपका कर दूंगा, ठीक है जी। तो चलिए यहीं पर करेंगे क्लास को समाप्त। नमस्कार।